Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Subah bakhair and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और public मुझे कहती है सोहा अफसल। कैसा रहा आपका वीकेंड? इज अ ब्रांड न्यू डे, अ ब्रांड न्यू वीकेंड और फिर नया साल भी है, तो अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें। हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हरमीत सिंह के साथ। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। अच्छा चलिए, हैप्पी मंडे के बाद हैप्पी वीक, और उसके बाद आपको पता है कि मेरे ओवर द वीकेंड अगर मैं थोड़ा एनालिसिस करूं तो वीकेंड काफ़ी ठंडा था। लाहौर में तो खैर बहुत ही ठंडा था। इस्लामाबाद के बाकी दीगर शहरों की सिचुएशंस जो हैं वो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तो ऑन एंड ऑफ हमें बताते रहते हैं और सारी खबरें जो है वो आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन खबर सुनने के लिए आजकल मुझे लगता है बेस्टेस्ट टाइम है कि आप अपने घर में मौजूद रहे, अच्छा सा हीटर लगाएं, कमरे को बिल्कुल वार्म कर लें और तमाम तर सियासी वार्म खबरें जो हैं वो आप सुनते रहें, क्योंकि आजकल इर्द गिर्द एक ही बहस है जो कि मुसलसल होती चली जा रही है और वो ये है कि इंतखाबात कब होंगे। पहले ये सवाल, इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरमीत मिल गया था, लेकिन अब फिर एक एम्बिग्विटी जो है उसने जन्म लेना शुरू कर दी है। पहले जो तमाम तर कयास आरायां थी, अब उन्होंने खदशात की शक्ल इख्तियार कर ली है, क्योंकि एक बार फिर से सेनेट में एक करारदाद जमा कराई गई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस किस्म की खबरें आ रही हैं करारदाद के बाद फिर बहुत सारी ऐसी खबरें इस वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि जो कुछ अच्छी नहीं है, और अल्लाह ना करे कि वैसा हो। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बहुत सारे मामला कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बहुत सारी खबरें ये हैं कि बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो भी मौजूद है, कहीं ना कहीं दबाव भी डाला जा रहा है चीज़ों को। लेकिन बहरहाल आपने बात की मौसम के हवाले से, तो इंतज़ार था कि भाई जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं बर्फबारी होगी और मौसम थोड़ा मज़े का होगा। लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि जो मरी और दीगर ठंडे इलाके के लोग हैं वो इसी इंतज़ार में, क्योंकि सयाहों का इंतज़ार होता है पूरा साल। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बारिश और ना बर्फ ने कसम खाई कि भैया हमने नहीं बरसना इस बार। लेकिन हरमीत, हमारे मीमर्स जो है ना वो बड़ी अच्छी अच्छी मीम्स बनाते हैं मौसम के हवाले से, और आपको पता है लाहौर के बड़े ज़रा इस हवाले से बात भी कर रहे थे और कह भी रहे थे कि ठंड नहीं पड़ी, ठंड नहीं पड़ी। अब कल एक मीम मैंने देखी तो लोग कह रहे थे इतनी पड़ गई है कि हुन ठंड पै गई है, समथिंग लाइक दिस। तो वाकई ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग काफ़ी इसे इंजॉय भी करें, बट ऑल दो हमारे सियासी हालात जो हैं वो काफ़ी इस वक्त गर्मा गर्म दिखाई दे रहे हैं। मौसम ठंडा है लेकिन सियासी हालात जो है उसका दर्जा हरारत अब बढ़ता चला जा रहा है। ऑल दो के इसके बारे में हम डिटेल में एक सेगमेंट करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है, लेकिन उससे पहले वीकेंड पे होने वाली एक एक्टिविटी है जो कि आपसे शेयर करनी है। हमेशा हम बात करते हैं, बल्कि इनकरेज करते हैं हरमीत, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें पिछले कई सालों में पाकिस्तान पर इस पर काफ़ी काम हुआ है और इस तरह के बहुत सारे समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओवर द वीकेंड कराची में आगा खान डेवलपमेंट जो इस वक्त नेटवर्क है उनकी तरफ से मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके बाकायदा तौर पर इस समिट का आगाज़ किया गया और ये 3 दिन तक जारी रहा। और उसके बाद जो है 5 ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं जिन्हें चुना गया, जिनका आइडिया बहुत मुख्तलिफ था, बहुत मुनफरिद था। अब ना सिर्फ उन पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी बल्कि मुख्तलिफ ट्रिप्स की सूरत में उनको फंड्स भी दिए जाएंगे और सर्वे के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और इस समिट की वजह से ही वो तमाम स्टार्टअप्स, वो तमाम आइडियाज़ जो यंगस्टर्स के पास होते हैं वो उनको कैश कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास हरमीत इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। जी जी सुहा, अगर हम बात करें ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त नौजवानों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उसको निखारने के लिए फिर इस किस्म के प्लेटफॉर्म का आना और ख़ासकर आगा खान नेटवर्क की जानिब से इस हवाले से नौजवानों में एक आगाही के हवाले से इस मुहिम का आगाज़ सिर्फ इसलिए था कि हम जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें या दीगर शोबों की बात करें। तो अगर एक तो नौजवानों के अंदर जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करना है, दूसरी जानिब जितने भी हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनको पाकिस्तान की तरफ राग़िब करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉफिट भी मिलता है और बड़े इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी जो हैं, बहुत सारे ऐसे सरमायाकार ऐसे लोग जो थे वो भी बिजनेस से रिलेटेड लोग जो थे वो भी शामिल थे और ख़ासकर तलबा की बहुत बड़ी तादाद थी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग थे उसमें इसमें शामिल थे। तो एक ही मैसेज था कि आप इन्वेस्ट करें, आपके पास जो आइडिया है उस आइडिया को सामने लेके आएँ। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से जो है वो बातें भी की कि कैसे हमने स्टार्टअप लिया और स्टार्टअप करने के बाद मुश्किलात क्या थी, आगे वो कैसे बढ़े। लेकिन मेरे ख्याल में इस किस्म के सेमिनार, इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो नौजवानों के साथ साथ मुल्क का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे यंगस्टर्स जो हमेशा ये एक्सक्यूज़ किया करते थे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हम आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की बात करें, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इस समिट को करने का मकसद भी ये है कि जो बच्चे यंगस्टर्स
अपना आइडिया लेके ये क्लेम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए ऐसे 5 स्टार्टअप जिन्हें चुना गया है, ना सिर्फ उन्हें इनामात दिए जाएंगे, मकलब रियाद, सऊदी अरेबिया, इस तरह के ममालिक के बहुत सारे नेटवर्क्स का विज़िट भी कराया जाएगा ताकि वो मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से, मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद कंपनीज और स्टार्टअप्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एक डिटेल एनालिसिस हो सकता है आपका इस हवाले से। तो 5 जो है स्टार्टअप्स उन्हें चुना गया है। यकीनी तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एक बच्ची बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इसको मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने भरपूर तरीके से कैश भी किया है। चलिए जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वो तो काफ़ी खुश होंगी जिन्हें मुख्तलिफ इनामात मिले हैं, सो बेस्ट ऑफ आवर साइड। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर आपको पता है जब हम सियासत का जिक्र करते हैं और तस्करा छेड़ देते हैं तो फिर बात आगे बढ़ती है। हम इस पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि इस वक्त सियासी हालात उम्मीद हमारे मुल्क में जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से अच्छी खबरें नहीं आ रही। और अगर लाहौर की बात की जाए तो आपको पता है कि बहुत सारे, अगर हम बात करें अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने ये वादा किया था कि बाय हुक और बाय क्रुक इंतखाबात फरवरी में ही होंगे, जिसके बाद बहुत सारी कयास राइयाँ तो हमने सुनी, लेकिन अब वो खदशात की शक्ल इख्तियार कर गई हैं जब जुम्मे के रोज़ एक गैर मामूली सा इजलास हुआ और हम देखा कि अभी पार्लिमानी हमारा सबसे बड़ा सेनेटर्स ने 13 की तादाद जो कि इस वक्त सेनेट में मौजूद थी, उसमें से 11 सेनेटर्स ने इस करारदाद के हक़ में फ़ैसला सुनाया है कि इंतखाबात इल्तवा का शिकार होने चाहिए। तो इंतखाबात के मुलतवी करने के हवाले से जो तमाम लोग इस चीज़ के हक़ में थे कि नहीं बर वक्त इंतखाबात होने चाहिए, अब वो जो है वो अपने खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं। उनमें छोटी बड़ी सियासी जमातें भी हैं और हरमीत सबसे अहम बात, आम आवाम जो अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार कर चुकी थी नहीं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, अब हमने चूज़ करना है कि मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अगर हम देखें बहुत सारी खबरें जो अवाम में, तो एक चीज़ जो है अवाम भी इस वक्त कंफ्यूज नज़र आती है और आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं यही एक होप है, एक उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे, जो भी हुकूमत आएगी कहीं ना कहीं मामला दुरुस्त सब में जाएंगे। लेकिन जितने भी अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जितने भी हमारे जो कैंडिडेट हैं जिनसे हमारे राब्ते होते रहते हैं और पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मीटिंग्स तो हो रही हैं लेकिन अभी हमें खुद समझ नहीं आ रही कि आगे हम अपनी मुहिम का आगाज़ करें या ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने करनी है, पैसा भी लगाना है, तशबीर पर भी पैसा लगाना है, दीगर जगहों मुख्तलिफ जगहों के दौरे भी करने, तो ऐसे में वो खुद भी कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आपने देखा कि अचानक से इस किस्म का जो है करारदाद आती है, वो मंजूर भी हो जाती है और नहीं मालूम होता है, जिसमें वो 2 सेनेटर, एक मेरे गांव का गुरदीप सिंह, वो भी खामोश, उसको भी समझ नहीं होती, दूसरा जो सेनेटर होता है उसको भी नहीं मालूम होता है कि हो क्या रहा है। और अचानक फिर नून लीग के हवाले से ये देखें कि वो भी 7-8 घंटे बाद कहीं ना कहीं मरियम औरंगजेब साहब ट्वीट करती हैं, यानी इतना टाइम गुजर जाता है बीच में। सो कहीं ना कहीं जमातें जो हैं, और फिर खासकर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात करें तो मौलाना फजलरहमान साहब जो है वो तो बारहा कहते हैं कि इलेक्शन को अभी नहीं कराने चाहिए क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, दहशतगर्दी है। लेकिन हालात आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो खौफ है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आती हैं, जो मुख्तलिफ हलकों से जो रिजल्ट और सर्वे नज़र आते हैं, तो मुझे लगता है कि उसी हालात को देख कर कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियाँ इस चीज़ को डिनाई कर रही हैं। और हरमीत, उस वक्त अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो सेनेट में जो उस वक्त माहौल था इस करारदाद को पेश करने से पहले मुख्तलिफ सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे, उनका कहना यह था कि बड़ा नॉर्मल था सब कुछ। लोग बात कर रहे थे कि इंतखाबात की तैयारी कैसे होगी और फिर फ्रॉम नोवेयर ये करारदाद आ गई और फिर कसरत राय से मंजूर भी कर ली गई। तो इंतखाबात क्या वाकई इल्तवा का शिकार हो जाएंगे या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको हम आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप बताएं सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर क्या समझते हैं, हम तो बड़े शौर हो गए थे, हमने तो हलकों की तैयारियां कर ली, मैंने और हरमीत ने चूज़ कर लिया कि वो कौन से हलकों में जाएगा, मैं कौन से हलके में जाऊंगी। हमारी तैयारियां बड़ी भरपूर है, ना सिर्फ हमारी बल्कि पाकिस्तान की छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें भी तैयार हो गई थी। अब ये करारदाद कहाँ से आ गई है, आप क्या समझते हैं, ये क्या हो रहा है? देखें, ये इंतखाब जो है एक इबामी कैफियत के अंदर हो रहा है, बिल्कुल शुरू से ही मौजूद है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अगर चीफ जस्टिस ने तो कहा था कि ये इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और पत्थर की लकीर है, बिल्कुल कि कुछ कुव्वतें हैं सियासी या गैर सियासी जो 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं चाहती हैं। ये जो सेनेट में करारदाद पास हुई है, इसके पीछे भी इसका एक सियासी पस मंजर है कि बहुत सी सियासी जमातों को इंतखाब सूट नहीं करता। जैसे कल आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने
सेनेट की करारदाद की हिमायत की है और कह रहे हैं कि जनाब इंतखाबात जो है KPK और बलूचिस्तान के हालात के पेश नजर कैंसिल कर दिए जाएं, मुलतवी कर दिए जाएं। इसी तरीके से इनडायरेक्टली PMLN को भी लगता है ऐसा है कि जैसे इस वक्त इंतखाबात उनके हक में नहीं है, जो सर्वे आ रहे हैं, जो नताइज आ रहे हैं के हक में नहीं है, अगरचे वो डायरेक्टली तो इंतखाबात को मुलतवी करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो फजलुर रहमान के एजेंडे के साथ खड़े नजर आते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के कारोबारी तबकात, पाकिस्तान के सनअतकार कराम का एक वफद जो है वो आज से मिलकर कह चुका है कि मईशत को दुरुस्त करे और फिर इंतखाबात को ठीक करे। अब जो इस वक्त सूरत हाल है एक अनसर्टेनिटी है और गेंद बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है और चीफ जस्टिस की कोर्ट में है कि वो ऐसी कुव्वतों को क्या जवाब देते हैं तो इंतखाबात को पोस्टपोन करना चाहते हैं। साहब ये जवाब तो उनकी जानिब से दिया नहीं गया। सलमान साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, कल रात से जो एक तरफ तो एक इस्तीफा आ गया, लेकिन एक बड़े इस्तीफे के हवाले से भी खबरें जो इलेक्शन कमीशन के अंदर ही है, कहा जा रहा है कि रखा गया है, आप तैयार है। ये मामला आप कैसे देखते हैं अगर ये चीज़ें इस किस्म की खबरें आती हैं? और मौलाना फजल रहमान साहब जब इमरान खान की हुकूमत थी तब ये सड़कों पर होते थे और कहा करते थे कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब जब मामला ग्राउंड पे जो चीजें सामने नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अपना हल्का छोड़ के वो पशीर की तरफ ही चले गए, लेकिन क्या कुछ सेफ जोन नहीं मिला? और अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर फिर कितने सवालात सर उठेंगे, जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ेगी सर? देखिए, इस पूरे खेल में इलेक्शन कमीशन का किरदार भी काफी मुतनाजा रहा है। दफा इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बातें हुई हैं, इलेक्शन में डिलेइंग हुई है, उसमें एक किरदार खुद इलेक्शन कमीशन भी है। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा तो आ गया है, लेकिन इस्लामाबाद के हल्के कहते हैं कि किसी वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी आ सकता है। और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का रिजाइन हुआ है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनके कुछ मामलात खराब थे और काफी अनबन थी, जिसके नतीजे में ये इस्तीफा सामने आया है। अच्छा, अगर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दे देते हैं तो फिर इसका मतलब है एक और नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जो चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे कि वो इस्तीफा देकर हालात को और ज्यादा बंद गली में लेके जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंतखाबात अगरचे हमें पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी को होंगे, क्योंकि उसकी गारंटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद एक इबामी कैफियत है। और आप देखिए ना, आपको कहीं भी इलेक्शन कैंपेन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। के जलसे, ना कोई सियासी जमातों की कैंपेन, ना कोई उम्मीदवारों की कैंपेन, ना कोई मीडिया में इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी। तो एक जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी फिजा है जिसमें लोगों को डाउट है। सलमान साहब ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। हमने ओवरऑल वो गहमा गहमी जो हमेशा इंतखाबात को लेकर होनी चाहिए और फिर इतनी देर से हो रहे हैं, वो तो हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर फिजिबल टाइम की हम बात करें, सूटेबल टाइम की बात करें, अगर तमाम तर सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम लोग कहते हैं कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या टाइम हो सकता है? आप बहुत सारे MP MNA से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के चेयरमैन से मुलाकात हो जाती है, क्या समझते हैं कि मुल्क में क्या टाइम होना चाहिए इंतखाबात का? इस वक्त माशी सूरत हाल तो हमारी बहुत ही खराब है, तो कब कौन सा टाइम होगा इंतखाबात का? देखिए, फजल रहमान को तो वो टाइम सूट करता है जब इमरान खान हर सूरत में इंतखाब हारे। अगर वो इंतखाब जीत रहे हैं तो उनको कोई भी टाइम सूट नहीं करेगा। तो आपको लगता है इंतखाबात में अगर इमरान खान नहीं भी होते तो वो जीत जाएंगे? फिर देखिए ना, KPK के अंदर तो इस वक्त PTI की पोजीशन सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है ना बाकी सूबों के मुकाबले में। और इसी तरीके से पंजाब में भी नवाज शरीफ साहब का असल मुकाबला तो इमरान खान से है। तो अभी ये जो कहा जा रहा था कि पहले इमरान खान का बंदोबस्त होगा फिर इंतखाबात होंगे, तो वो बंदोबस्त तो नहीं हो पा रहा अभी तक। और लगता है ऐसे जो सर्वे के नतीजे आते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी मेंटेन है। इसी वजह से मुझे लगता है कि फजल रहमान साहब या बाकी लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है इलेक्शन को अपने वक्त पर नहीं देखना चाहते। अच्छा सलमान साहब, एक और चीज़ आप ये बताएगा कि सारी चीज़ें जो हैं क्या PTI के फेवर में जा सकती हैं, इस लिहाज से कि PTI बार बार, तो अगर बैरिस्टर गौहर की बात कीजिए जो कि इस पर करंटली चेयरमैन है, वो ये कहते रहे हैं कि नहीं हम इंतखाबात के हक में हैं, होने चाहिए होने चाहिए होने चाहिए। अगर इंतखाबात होते हैं या नहीं होते हैं तो ये PTI के फेवर में किस तरह से जा सकता है? देखिए, PTI के लिए तो अभी हालात इतने अच्छे नहीं है और जिस तरह उनको तो अभी ये भी मालूम नहीं है कि उनको इंतखाबी निशान बल्ला मिलना भी है नहीं मिलना। उनके बेशुमार उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट भी हो चुके हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनका टकराव है उस नतीजे में उनको शायद कोई बड़ा सियासी फायदा ना मिल सके। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि PTI ने कोई बहुत बड़ा धमाका कर देना है इंतखाबात के नतीजे में, लेकिन एक चीज तो नजर आ रही है ना कि PTI की पॉपुलैरिटी मौजूद है और उस पॉपुलैरिटी कैसे वो वोट बैंक में ट्रांसलेट करेंगे, कितने परसेंटेज वोट बाहर निकलता है,
नौजवानों की कितनी बड़ी तादाद, अगर ये 60% से ज्यादा बाहर निकलती है तो यकीन उसको बड़ा फायदा इमरान खान को और उनके हामियों को होगा। लेकिन अगर टर्न आउट सलमान साहब अगर हम देखें एक तरफ तो ये सूरत हाल है, अगर हम इमरान खान के हवाले से उनकी पार्टी के हवाले से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जो आ रही हैं कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। लेकिन अगर नून लीग के हवाले से बात की जाए सर, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ अंदर पाया जा रहा है। इस वक्त टिकटों की जो तकसीम हुई उस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं वो बड़े खुलकर सामने बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब के आने के बाद यही कहा जा रहा था कि पार्टी काफ़ी मकबूल होगी, लोग निकलेंगे, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि पहली बार हमें टिकट वापस करते हुए नून लीग के लोग नजर आ रहे हैं। ये कितना आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है इस वक्त नून लीग के लिए, फायदा ना हुआ नवाज शरीफ के आने के बाद? ये जो ख्याल था कि नवाज शरीफ के आने के बाद नवाज शरीफ कोई बड़ा इंकलाब लेके आएंगे, उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान से बहुत बढ़ जाएगी, वो साबित नहीं हो सका। इसीलिए वो ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए हैं। अलबत्ता उनके ऊपर प्रेशर बहुत है टिकटों का, ये आपने दुरुस्त कहा है। और आप ये देखिए ना, आईपीपी यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करनी है, मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट करनी है, एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट करनी है, मौलाना फजलुर रहमान से सीट एडजस्टमेंट करनी है, जेयू वो बाप पार्टी से एडजस्टमेंट करनी है। उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। अच्छा, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें बिला वजह हर एक से सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्या है जब हमारी पार्टी खुद मौजूद है। लेकिन लगता यह है कि पसे पर्दा कुव्वतें हैं जो उनको कहती हैं कि जनाब आपने इन लोगों से भी एडजस्टमेंट करनी है, इनको भी मैनेज करना है। जैसे दे देता हूँ लाहौर के इंतखाब के बारे में, लाहौर में वो अलीम खान को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, ओम चौधरी को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें मुस्लिम लीग के अंदर काफी इख्तलाफात हैं। तो टिकटों की तकसीम के ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग काफी। सलमान साहब, मुशाहिद साहब भी यही फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये चौथी मरतबा वज़ीर आज़म का ख्वाब छोड़ दें, प्रेसिडेंट बन जाएं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। वैसे देखिए, अभी तो ये पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बनेंगे या नवाज शरीफ बनेंगे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ की इससे भी बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो हर सूरत में अपनी बेटी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। कामयाब हो जाए तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी भी दे दे। चलिए सर, वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों की बात हो रही है तो जरा कमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी पे भी कर रहे हैं सर। वो तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं ना, दूसरी शेरवाली ना सी चले ये तो पहने ना, तो आप उनकी तैयारी कैसे देखते हैं? या आसिफ अली जरदारी जो है वो कितना आपको लगता है कि बैकअप प्लान बनाकर बैठे हुए हैं? देखिए, डिपेंड करता है, अगर पंजाब में उनको कोई सीटें मिलेंगी तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाएंगे ना। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में उनका कोई मुकाबला है। पंजाब में असल कांटे का मुकाबला जो है वो पीटीआई वर्सेस पीएमएल-एन ही है। अलबत्ता बिलावल साहब की कोशिश है कि 10-12 सीटें वो पंजाब से निकालें, 5-7 सीटें वो कराची से निकाल लें, बलूचिस्तान से और केपीके से निकालें, ताकि 20-25 सीटें ये हो जाएं और सिंध की सीटें मिलाकर वो अपने आप को वजीर आजम के तौर पर पेश कर सकें। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिन लोगों ने वजीर आजम बनाना है उनको उनके साथ पहले वो मामला तय करेंगे। सलमान साहब, किसने वजीर आजम बनाना है, किसने वजीर आजम बनाना है? आम अवाम ने बनाना है। अब ऐसी बातें तो हम नहीं। अच्छा चलिए सर, ये मुझे बताएं आप कि आप इस वक्त अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें तो बड़ी मजबूत साख थी, इसमें कोई दो राय नहीं है नून लीग की, लेकिन अभी हमें वो भी थोड़ा डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या चांस है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेरे जमाए हुए हैं, लफ्जी गोलाबारी हो रही है, होमवर्क करने की कोशिश तो कर रहे हैं वो पंजाब में, तो क्या आप देखते हैं फिलहाल इस कंडीशन? ज्यादा से ज्यादा पंजाब में 10 सीटों का मार्जिन होगा उनका, कि अगर वो 10 सीटें निकालने में कामयाब हो जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी पंजाब में। लेकिन अब देखते हैं कि वो 10 सीटें भी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में वो पोजीशन नहीं है जो मुस्लिम लीग नून की और पीटीआई की पोजीशन है। अच्छा, नून लीग की फिर कराची में पोजीशन क्या है, उस पर बता दें कि नून लीग का जो होमवर्क होना चाहिए था कराची में वो है कि नहीं है? आते साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे प्लान किए, कराची गए, विजिट किया, तो अगर यहाँ पर कोई 10 का मार्जिन है सीट्स का, तो फिर कराची में नून लीग का क्या हो सकता है, आप क्या बन सकता है? देखिए ना, नून लीग की कोशिश होगी कि वो कराची से कुछ निशिस्तें ले जाए, लेकिन कराची में मुस्लिम लीग नून कभी माजी में जीती नहीं है। नहीं जीती। एक आध सीट पे उन्होंने पिछले इलेक्शन में वहां पे जीता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कराची में कोई बड़ी पोजीशन है। एमक्यूएम से उनकी एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एमक्यूएम को फिर वो पंजाब में क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी है, कराची में एमक्यूएम है और कराची में पीटीआई है। इन्हीं तीनों पार्टियों के दरमियान सलमान साहब अगर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, अब्दुल रहमान खेतरान जिसने अपने निजी जेल बनाई, एक मासूम बच्ची का वो रेप, उस पर इस किस्म के इल्जामात भी थे और फिर उन्होंने जेल में बहुत सारे लोगों को रिहाई भी मिली, उसको टिकट देने के बाद वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाकायदा एहतजाज भी हो रहे हैं और मरी जो से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने भी बाइकआउट का ऐलान किया नून लीग को वोट देने का के हवाले से। एक तरफ तो हमने देखा कि बलूचिस्तान से अच्छी खबरें थी, लेकिन अचानक इस किस्म की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं।
देखिए, बलूचिस्तान में भी टिकटों की तकसीम का मामला है और खासतौर पे जो बाप पार्टी से टूटकर लोग आए हैं और मुस्लिम लीग का हिस्सा बने, और बाप पार्टी वहां पर जो है वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके कुछ मामलात में ज्यादा बेहतर तरीके से वो बार्गेन कर सके, लेकिन उसके मुकाबले में सरदार अख्तर मैंगल भी वहां पे नाराज हैं, बजंजो साहब भी वहां पे नाराज हैं और बहुत से लोग नाराज हैं जिन्होंने बुरे वक्तों में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था। तो बलूचिस्तान में भी उनको टिकटों की तकसीम के हवाले से काफी मसाइल का सामना है। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और तमाम तर सूबों में गहमा गहमी और इंतखाबात को लेकर एनालिसिस तो उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल हरमीत फिर यही है कि क्या तमाम तर तैयारियां, सीट एडजस्टमेंट और ये सारी बातें जो हैं वो आके रुक जाती हैं इस पॉइंट पर कि क्या फरवरी 2024 में इंतखाबात होंगे या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होपफुली कि आपका दिन आज शुरू हो ही गया होगा, क्योंकि इतनी ठंड में बहुत मुश्किल से उठा जाता है। ये तो हरमीत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है, या मुझसे आप हाल पूछ ले या मेरे से मुंसलिक बहुत सारे राइट लेफ्ट। अगर मैं अपने ऑफिस में देखूँ ना तो सब आजकल यही कहते हैं हरमीत कि सुबह उठना सर्दियों में सबसे मुश्किल काम है। और आप वो खबरों में सुनते नहीं है कि खून जमा देने वाली सर्दी। ओ माय गॉड, ये वाकई बिल्कुल सही सुनते हैं आप। खून जमा देने वाली सर्दी इस वक्त लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर तमाम शहरों में पड़ रही है, क्योंकि ठंड नहीं पड़ रही, ठंड नहीं पड़ गई। ये तो है ना, अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब सबको ठंड पड़ गई होगी, इतनी शदीद ठंड पड़ रही है। खैर, ये कब तक रहेगी, महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कहता है और सारे सर्दी को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। या सर्दी से इस वक्त केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो वायरल है ना वो काफ़ी परेशान कर रहा है। अगर नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार इस सर्दियों में आते साथ ही हो जाए ना तो फिर सर्दियाँ तो आपकी गई। तो जनाब, ये अभी इस वक्त तमाम शहरों के क्या हालात हैं, हमारे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में मौजूद होंगे, हमें वहाँ से अपडेट करेंगे। हमें लाहौर से सलमान अपडेट करेंगे, मुजम्मिल जो है कराची से हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आपको लेकर इस्लामाबाद, जहाँ पर वसीम मलिक मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो दरअसल है कहाँ पे। और इस वक्त इस्लामाबाद के लोग जो है उनको तो ऐसा लगता है ऑन एंड ऑफ सर्दी आती रहती है ना, मरी से इधर उधर राइट लेफ्ट से सर्दी उनको आती रहती है थोड़ी थोड़ी, गर्मियों में भी। लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है? मेहमान बन के आती हैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए वसीम बताएं आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पर सर्दी की? देखिए, इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और इस्लामाबाद में इस मरतबा जो एक नई सूरत हाल हमें देखने को मिली है, दिसंबर गुज़श्ता साल का भी गुजर चुका, जनवरी के पहला हफ्ता गुजर गया, मगर इस्लामाबाद में अभी तक बारिशें मामूल के मुताबिक वैसे नहीं हुई जैसे हर साल हुआ करती थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और खुश्क सर्दी है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खून जमा देने वाली सर्दी है। गुज़श्ता हफ्ते यहाँ पर धुंध भी पड़ी और जो विजिबिलिटी थी वो हमने सिफर भी देखी, मगर यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि दिन के औकात में अक्सर धूप निकलती है, बड़ी खुशगवार धूप होती है और जो आपको बड़ी प्लेजेंट लग रही होती है, मगर जैसे ही शाम के औकात शाम ढलती है तो फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी होता रहता है। अगर आज की सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो आज भी जो महकमा मौसमियात है इस हवाले से उनका यही बताना है। वसीम, ये बताइएगा कि एक तरफ तो हमने ये देखा है कि बड़ा खूबसूरत बैकग्राउंड है और माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारे और फ्रेश लग रहे हैं आज। ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया था कि शुरुआत होगी मंडे के दिन से कहीं ना कहीं बादलों की, बारिश की, तो ऐसी कोई खबरें हैं? देखिए, महकमा मौसमियात ने अब जो प्रेडिक्शन की है उसके मुताबिक सिर्फ नथिया गली का एक ऐसा मुकाम है जहां पर बताया जा रहा है कि आज के रोज़ मुमकिना तौर पर कोई हल्की बर्फ़बारी या बूंदाबांदी भी हो सकती है। जबकि इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो पोठवार रीजन है पर्टिकुलरली वहाँ पर भी मतलब जुज़वी तौर पर अबर अरूद बताया जा रहा है, मगर इन पर्टिकुलर अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो ताहाल ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि इस्लामाबाद में कोई बारिश आज या आने वाले दिनों में हो सके। ठीक कह रहे हैं आप वसीम। वैसे थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो हमें नज़र आ रही है। लाहौरी ने तो काफ़ी दिनों से सूरज नहीं देखा और अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि सूरज 2023 में रह गया, 2024 में तो आया ही नहीं। तो खैर उसको भी हम कहते हैं कि जल्दी से हमें अपना दीदार करा दें। लेकिन चलिए अभी हम आपको दीदार कराते हैं मुजम्मिल फ़िरोज़ी का, जो कि इस वक्त कराची में मौजूद हैं। और ओ माय गॉड, ये देखिए ना, कराची वालों को थोड़ी सी सर्दी मिलती नहीं है कि वो सारे कपड़े अच्छे अच्छे जो सर्दियों वाले होते हैं वो निकाल लेते हैं। कुछ निकाल दिया फ़िरोज़ी साहब ने। नहीं, मुजम्मिल साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब बताएं कराची वालों में किस वक्त सर्दी कैसी एंजॉय कर रहे हैं? सुना बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं वहाँ पे।
जी बिल्कुल सुहा, आज जो है वो कराची वाले 2 दिन से भरपूर सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। हफ्ता और इतवार जो है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरा है, ठंडा ठार मौसम था कराची का। और अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह भी सेंटीग्रेड जो है वो 10 से 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अब जिस तरह से सूरज निकलता जा रहा है, दिन बढ़ता जा रहा है, तो दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होती जाएगी। वो दर्जे हरारत जो है वो 24 से 25 सेंटीग्रेड तक जाएगा। मगर जैसे ही शाम होती है दोबारा दर्जे हरारत जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और वो दोबारा आज भी जो है वो रात को 10 से 11 सेंटीग्रेड जाएगा। अगर बात किया दिन की तो दिन का जो मौसम है वो खुश्क रहेगा लेकिन सर्द रहेगा और शामें जो है वो कराची की दोबारा से ठंडी होने वाली है और आज की रात भी जो है वो शहर कराची में ठंडी रात गुजरेगी। अगर बात की जाए हवाओं मुज़म्मिल, वैसे अगर हम देखें हल्की फुल्की ठंडी ठार हवाएं आती हैं तो कराची वाले जो हैं वो जैकेट शैकेट निकाल लेते हैं। जैसे आप हमें नजर आते हैं, भैया बड़े प्यारे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा है जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो बहुत सारे लोग सयाहों का रुख जो है वो कराची की तरफ होता है, अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, थोड़ी बहुत छुट्टियां एंजॉय करते हैं। तो क्या ये रश भी हम देख रहे हैं कि लोग एंजॉय करने के लिए आ चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए शहर कराची में जिस तरह से हम लोग बहुत सारे लोग इंटीरियर जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं, इस तरह मुतादिद फैमिलीज जो है वो कराची भी आती हैं। और अगर बात की जाए सिंध की तो सिंध में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे गौरा खिल है, वहाँ पर इस वक्त रश देखने में आ रहा है। थर का इलाका घूमने के काबिल है, इस वक्त वहाँ पर काफ़ी फैमिलीज पहुँच रही हैं। और जो हिंदू कम्यूनिटी के मकामात हैं ख़ास तौर से वो वहाँ पर बहुत इंजॉय करने के लिए हिंदू फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं। थर पार्कर में, सक्कर में और गौरा खिल पास जितने सिंध में पुराने मंदिर हैं वहाँ पर फैमिलीज जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है वो कराची में इस वक्त आ रहे हैं। अभी इस वक्त हम जो फेरियर हॉल है कराची की कदीम इमारत है वहाँ पर मौजूद है एक बड़ा सा, यहाँ पे हम सुबह से देख रहे हैं कि काफ़ी फैमिलीज जो है यहाँ पर आई हुई हैं और वो एक दो से हमारी बात भी हुई तो वो आउट ऑफ सिटी के लोग थे, कराची में अपने रिश्तेदारों के पास यहाँ पर आए हुए। तो सुबह हम ना थोड़े से कंफ्यूज थे, आपको पता है खासतौर पर लाहौर तो काफ़ी इस हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये धुंध है, मतलब ये फोग है या स्मोग है। बट ऑल दो हमने काफ़ी दिनों से ना पिछले काफ़ी हमने फोग देखी और उसको लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, बाजू का तो ज़ीरो विजिबिलिटी भी हो जाती है। कराची में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं ख़ास तौर पे अगर हम फोग की बात करें या महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कहते हैं, प्रेडिक्शंस क्या क्या है उनकी बारिश को लेकर? अच्छा देखिए, बारिश को लेकर 2 दिन पहले बारिश की पेशन गोई की गई थी, कराची वाले तैयार हो जाए बारिश होने वाली है, लेकिन लोग तैयार होकर इंतज़ार ही करते हैं लेकिन ऐसे कोई असरात नज़र नहीं आए। अगर जहाँ तक बात है फॉग की और स्मोक की तो कराची में फॉग तो ज़रूर देखने में आती है लेकिन स्मोक का अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है। सुबह ही सुबह फजर के वक्त जो है वो फॉग ज़रूर थोड़ी बहुत होती है और वो भी वहाँ पर उन इलाकों में जहाँ पर दरख्त ज़्यादा है और ज़्यादा हरियाली है उस तरफ। बाकी ये कि फॉग का थोड़ा बहुत असरात नज़र आते हैं जिस तरह जी। अच्छा, वसीम आपकी तरफ अभी आएंगे। वसीम भी इंतजार कर रहे हैं ना कि भाई मुज़म्मिल इतनी प्यारी प्यारी बातें करे तो मैं इतना बन ठंड के आया हूं तो मैं मुझसे भी थोड़ा सवाल करें। वसीम, अगर हम बात करें मरी के हवाले से इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि सयाह ज्यादा रुख करते हैं वहां पे, कहीं ना कहीं मरी वाले भी गिला शिकवा कर रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, तो इस वक्त कितना असर पड़ा है इस वक्त सयाहों के हवाले से, ना जाने के हवाले से आप कैसे देखते हैं सारी चीज को वहां पे? देखिए बिल्कुल, दिसंबर का आखिरी हफ्ता हो या जनवरी जैसे ही शुरू होता है तो बर्फ़बारी सयाह इंतज़ार में होते हैं कि मौसम ज़बरदस्त हो, बर्फ़बारी हो, वो इन इलाकों में जाएं। मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि मरी में एक मरतबा कुछ बर्फ़ पड़ी है मगर उसके बाद जो खुश्क सर्दी है उसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत भी दिखाई दी है और सयाह पहुँच भी रहे हैं मगर मायूस होकर फिर वापस लौट जाते हैं। मगर आज एक अच्छी खबर बहरहाल ये ज़रूर है कि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जो गलियात का इलाका है जिसमें बिलखसूस नथिया गली है, वहाँ पर आज या आइंदा 24 से 48 घंटों में जो बर्फ़बारी है वो सयाहों को देखने को मिल सकती है। अच्छा वसीम, ये बताएं कि ये भी खबर आ रही थी कल कि स्कूल की छुट्टियां जो हैं वो ज़्यादा कर दी गई हैं। बच्चे तो खैर इस बात से बहुत खुश हैं। आपको पता है हमेशा यही होता है कि हमारी तारीख इस चीज़ की गवाह है कि हमने हमेशा छुट्टियां विंटर वेकेशन कर देते हैं लेकिन वो तो एक्सटेंड होती हैं या शायद हम छुट्टियां गलत टाइम पे दे देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि 1 हफ़्ता और छुट्टियाँ जो है वो बढ़ा दी गई हैं सर्दी की वजह से, या क्या खबरें हैं इस हवाले से?
देखिए, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते जिस तरह धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी, विजिबिलिटी सिफर थी, दिन के औकात में भी हमें सूरज देखने को नहीं मिलता था, तो छुट्टियां जो थी उसमें इजाफा भी किया गया था, जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि इस तरह की जो खुश्क सर्दी है वो मुख्तलिफ मौसमियाती बीमारियों का बायस भी बनती है, और बिलखुसूस फिर अगर बच्चे हों बड़े हसास होते हैं। मगर जो रवा हफ्ता जो आज से एक हफ्ता शुरू हुआ है, तो इसमें हमने देखा है वीकेंड हो या फिर आज हो तो खासी धूप दिन के औकात में पड़ रही होती है और मौसम बड़ा प्लेजेंट होता है। तो वो जो एक एलिमेंट था कि अगर खुश्क सर्दी से बच्चों को मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हों, बीमारियों का शिकार हों, तो अब वो खासा कम देखने को मिलेगा। मगर जब तक बाराने रहमत नहीं बरसती ये सूरत हाल, तो फिर तब तक वैसी रहनी है। ठीक है वसीम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। हमें अपडेट कर लेंगे, मौसम एंजॉय करें आप भी इस्लामाबाद का, क्योंकि मुजम्मिल तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुजम्मिल, मुझे ज़रा ये बताएं कि आप इस वक्त मौजूद कहाँ हैं? पीछे बड़ी प्लेजेंट सी बिल्डिंग है आपकी और व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपने चुन के मुझे लगता है अपने कैमरामैन से कहा कि ये फ्रेम बनाना है। मुजम्मिल बड़ा कॉन्शियस इस मामले में अपने आप को फ्रेम को लेके, तो कहाँ मौजूद है और कौन कौन से सियाती मकाम कराची में जो कि सर्दियों की वजह से अब काफ़ी रशी हो गए हैं, सी व्यू का क्या सीन है वहाँ पर सर्दी में? देखिए, इस वक्त तो हम मौजूद हैं फेरियर हॉल में। कराची की कदीम तारीख़ी इमारत है, यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, और जिसमें लोग सुबह यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे जॉगिंग के लिए लोग इर्द गिर्द के लोग आते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए शहर कराची के सयाती मकामात की, तो ले देकर शहर कराची में सिर्फ एक ही सयाती मकाम है, वो है सी व्यू। जो भी कराची, अगर हम कल रात की बात करें तो कराची में जो है वो सी व्यू पे सर्दियों में भी रश होता है, क्योंकि वहाँ पे कहवा मिल रहा होता है, वहाँ पर भुट्टे मिल रहे होते हैं, और अब तो सूप के स्टॉल भी वहाँ पे लग गए। तो रात में शहर कराची वाले एक चीज तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, खाने पीने के हवाले से ना ये लाहौरियों पे गए पक्के। मुजम्मिल, ये बताइएगा कि भाई साहब, अगर हम देखें जो एक तरफ तो छुट्टियां बच्चों की एक्सटेंड हो गई हैं, क्या सिचुएशन है कराची की? तो वैसे कराची का तो मौसम प्यारा है, तो बच्चे कहते स्कूल चले, हम छुट्टियां रहने दें। हरमीत, आज सुबह से मेरी बेटी जो है वो सेलफोन हाथ में लेके बैठी हुई थी फजर के बाद से कि आज शायद छुट्टियों का ऐलान हो जाए, छुट्टियों का ऐलान हो जाए। मैंने कहा छुट्टियों का ऐलान नहीं होगा, टाइमिंग बढ़ा दी है, सुबह 8:30 बजे से स्कूल टाइमिंग कर दिया गया शहर कराची में इस वक्त। और क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चे नहीं आएंगे, 8:30 बजे से टाइमिंग जो है, आधा घंटा पहले 8 बजे 7:30 बजे स्कूल लगता था, अब 8:30 बजे शहर कराची के बच्चे जो है वो स्कूल जाएंगे, और वो टाइम 1 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल की टाइमिंग है। छुट्टियाँ नहीं दी गई हैं शहर के, क्योंकि इस वक्त सर्दी इतनी शदीद नहीं है कि छुट्टी दिया, मगर सुबह के वक्त जो है वो सर्दी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से बच्चे, तो आपको बताइए कि बच्चों का मुतालबा यही होता है किसी तरह छुट्टियां मिल जाए, और छुट्टी घर पे सही कह रहे हैं मुजम्मिल, अब आपकी बेटी को आपको स्कूल छोड़कर भी आना पड़ेगा और लेकर भी आना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी दोबारा से ऑन हो गई है। मुजम्मिल, मुझे ये बताएं कि शहरियों को ना इस हवाले से गाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑल दो हम कहते हैं कि बहुत सारी हेल्पलाइंस जो है उन पर कॉल किया करें। आपने कहा कि अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा फोग हो जाती है सम टाइम कराची में, तो हाईवेज़ के हवाले से, मोटरवेज़ के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या कौन से ऐसे औकात होते हैं जिसमें विजिबिलिटी अगर कम होती है तो क्लोज़ कर दिया जाता है, और किन औकात में खोला जाता है? देखिए, ऐसा कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया अभी तक। जो हमारा हाईवे है और मोटरवे है, वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा शदीद धुंध नहीं होती, मगर मोटरवे की जैसे जो इनका अपना रेडियो स्टेशन है, वहाँ से भी गाहे बगाहे। ठीक है मुजम्मिल, हमें अपडेट कर रहे थे, कराची में मौजूद थे, और मोटरवेज़ के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाहौर में तो अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं या लाहौर से आप ननकाना वाली साइड पे जाते हैं, कराची वाला मोटरवे इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर औकात हरमीत वहाँ पर आप कॉल करें तो बड़ी वो आप कभी वैसे ट्राई कीजिएगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, और आपका कसूर भी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है मुजम्मिल से आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त भी था, क्योंकि सुबह सवेरे से धुंध शुरू होती है तो शाम का नहीं मालूम कि किस वक्त खत्म होती है। तो धुंध में ही जिंदगी धुंधली सी हो गई है लाहौरियों की, सो मेरे ख्याल में यही वजह है कि हर तरफ। लेकिन इस्लामाबाद कराची में बड़ी खूबसूरत किस्म की धूप होती है। आजकल मौसम ऑरेंज का है, और आप किसी पार्क में बैठ जाएं और नमक छिड़क के जब आप हल्के हल्के मज़ा लें ना स्लाइस का, तो उसका एक अलग मज़ा आता है। लेकिन धूप है मुख्तलिफ इलाकों में। हाँ, हम देख रहे हैं कि जैसे आप यहाँ से निकलते हैं जेलम की तरफ, गुजरात की तरफ, जैसे गुजरात या मांद्रा का इलाका आप क्रॉस करते हैं तो आपको फिर वहाँ पे धुंध ही धुंध, सब कुछ धुंधला सही नज़र आता है। लेकिन बहरहाल यहाँ कुछ इलाकों में मौसम बड़ा औसम है। चले जी, जो औसम मौसम हरमीत कह रहे हैं ना, हम आपको लाहौर लेके चलते हैं, क्योंकि लाहौर से भी हमने आपको बताना है कि वहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है। और लाहौर में चूँकि मैं मौजूद हूँ हरमीत, तो मुझे इस बात का पता है कि आप अगर मोटरवे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या हाईवेज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप जाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर कॉल करें, कॉल करके पूछें कि वो रास्ता खुला है या नहीं खुला, क्योंकि लाहौर में आपको पता है कराची और इस्लामाबाद की निस्बत सबसे ज़्यादा फोग होती है, और विजिबिलिटी शहर के अंदर समटाइम शाम में ज़ीरो हो जाती है, चाहे आप गुलबर्ग साइड पर हो, जौहर टाउन साइड पर हो, या
आप डिफेंस साइड पे हो तो खासतौर पे जो खुले एरियाज़ हैं वो तो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी शो कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आप बिला ज़रूरत एक तो घर से बाहर ना निकले। और इसी वजह से मेरे ख्याल से लाहौर जो है उसको कहा भी जाता है कि भाई मौसम तो वहाँ पर 4 हों या फिर 3 भरपूर अंदाज में आते हैं, लेट आ जाते हैं, लेकिन अगर सर्दी भी लेट आई है तो भरपूर पड़ रही है। और मेरे ख्याल से लाहौरी उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई एंजॉय का मौका छोड़ते नहीं है। अरमीत, इस फोग में भी ना बहुत सारे चाय स्पॉट ऐसे हैं कि अगर आप वैसे इस किस्म का फोग जो है ना, हमारे जो पहाड़ी इलाके होते हैं सुहाब, नॉर्मली होता है, बड़ी तूफानी बर्फबारी होती है, वहाँ पे जब तूफानी बर्फबारी होती है तब जाके हमें इस किस्म का व्यू दिखने को मिलता है। वरना जाके जैसे ही आसमान नीला और बादल साइड पे होते हैं तो फिर ज़बरदस्त किस्म का सूरज और उसकी किरणें जब पड़ती हैं बर्फीले चोटियों पर, तो कहीं ना कहीं वो गोल्डन टाइप जो होती है ना, वो वाली शेप पूरी पहाड़ी की बन जाती है। लेकिन बहरहाल ये धुन हमें तब नज़र आती है। बहरहाल लाहौर की बात की जाए तो हमें हर तरफ यही सूरत नज़र आती है। और आपको पता है कि जब मैं उधर ही होता था सुबह सवेरे मेरी आदत थी कि जहाँ बिल्कुल पास ही था एक वॉक के लिए जगह बनी थी, लेकिन इतना मुश्किल होता था वहाँ पे वॉक करना कि आपको कुछ दिखाई ना दे। लेकिन लाहौरी तो इस मंजर से आजकल रोज़ाना लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो ऑल दो सर्दी आई गई है, चंद ही दिन की है, ज़्यादा दिनों की नहीं है, तो एंजॉय करें और कोशिश करें कि भरपूर तरीके से इसको कैश कर रहे हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आइए जी, सुबह सुबह आपको खेल के मैदान में लेके चलते हैं। वहाँ से खैर बहुत अच्छी खबरें तो नहीं हैं, लेकिन अच्छी हो या बुरी हो खबरें तो आपको देनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम नहीं तो सोशल मीडिया के राइट लेफ्ट आप ज़रूर ये खबरें सुनकर और देखकर थोड़े बहुत शायकीन क्रिकेट जो है अरमीत वो अच्छे खासे आजकल परेशान है हमारी क्रिकेट टीम से कि पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा परफॉर्म कर ले, नया साल है, हमें भी कोई खुशखबरी अशद हमें चाहिए कि हम भी जरा खुश हो जाएं। बट ऑल दो अब आपको परेशान नहीं बल्कि हम तपे हुए हैं। हाँ, तपे हुए हैं। ये सही अगर हम देखें ना वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी, फिर अब आप अंदाजा लगा लें टेस्ट में जो इनकी हालत हुई है। और ये मैं नहीं कहता, स्पिन के हवाले से सिर्फ मैं अगर बात करूं तो 17 बंदे लेके गए और फिर अगर हम देखें सईद अजमल से काफ़ी फ़ायदा उठाया जा सकता था, नहीं उठाया इन लोगों ने। सो कहीं ना कहीं चाहे वो फील्डिंग की अगर बात की जाए, जिस किस्म से कैचेस इन्होंने छोड़े हैं, फिर उसके बाद स्पिन के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, हसन अली के हवाले से मैं अगर बात करूं तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि दोबारा उनको क्यों एडजस्ट किया जाता है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी अगर आपने देखी है, शाहीन इवन हमें कोई उसी तरह कामयाबी समेटते हुए नज़र नहीं आए। एक ही खिलाड़ी जिसकी मैं तारीफ़ करूंगा आमिर जमाल है, जो ऑलराउंडर जिन्होंने अपने आप को साबित किया, चाहे वो बॉलिंग में, बैटिंग में, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो लाजवाब थी। और मेरे ख्याल में यही वजह थी कि उतनी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो मैन ऑफ द कहीं मैच भी करार पाए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें, आपको पता है कि आगा सलमान को मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ऑलराउंडर की वजह से उनको शामिल तो किया गया, बैटिंग थोड़ी सी सुस्त, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की है। इसी तरह दीगर आपके सामने है कि साजिद, खुरम, दीगर जो नौजवान थे, किसी को अपेंडिक्स हो गया, कोई जो है वो फिर हमें अनफिट नज़र आया। सो ये चीज़ें भी हमें नज़र आई। लेकिन आपको सबसे बड़ा मसला क्या है, अभी तक हमने ना क्या किया है, T20 के लिए हमने सारी टीम हमारी रेडी भी होती है, नौजवान बड़े एक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसे की दौड़ की वजह से उस पर ज़्यादा फोकस है। फिर यहाँ पे जितने प्रीमियर लीग होते हैं उसने भी कहीं ना कहीं टेस्ट और जो वनडे 50 का होता था उसको भी नुकसान दे दिया है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए खेलना और कहीं जो टेस्ट में हम अपना नाम बनाते थे, कहीं रनों का अंबार लगाते थे, अभी हमें मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया कि जिसने कोशिश की हो कि ये वो टेस्ट खेलने जा रहे हैं, ना कि वो T20 के लिए आके बल्ला घुमा के वो निकल के पवेलियन की तरफ। हरमीत अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी इस हवाले से कितना खराब किया, फिंगर टिप्स पे हमें याद है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ बुरी तरह आपने खेला और बुरी तरह आपको शिकस्त हुई। अब जनाब कीवीज़ के खिलाफ आपको पता है T20 सीरीज़ जो है उसमें क्या कारकर्दगी होगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और इसके बाद रीकैप से अभी तक हम निकले नहीं है। ICC की जो रैंकिंग 2023 की जारी की गई है उसमें पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी का कोई नाम कहीं भी नहीं है। हाँ, इससे पहले बाबर आजम जो है वो 2 दफ़ा ICC रैंकिंग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं वनडे में। और इसके अलावा अगर देखे जाए तो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भी उनका नाम एक दफ़ा रहा है, मोहम्मद रिजवान का रहा है, शाहिद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार बाबर को अगर आप देखें, सोहा बाबर ने इस सीरीज को अगर आप देखें तो 126 रन ही बने,
126 रन बनाए, ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैट्समैन जिस पर इतना मुश्किल वक्त आ चुका है कि कहीं ना कहीं हर तरफ जो चीज़ें इस किस्म की आती हैं, नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो फिर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है उसको भी काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस उनकी जो है वो खराब होने की पीछे रीजन सारी है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर हम बात करें सोहा शुगर के हवाले से, इस वक्त पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो तकरीबन 67 लाख लोग जो हैं इस मर्ज की वजह से दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। सूरत हाल ये है कि जो बालिग अफराद हैं, यानी जिनकी एज आप कह सकते हैं 18 साल से ऊपर हैं, तो इस वक्त वो तादाद अगर हम निकालें पाकिस्तान की आबादी के हवाले से तो तकरीबन 26.7 बनती है, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसी तरह अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान की तो 3 करोड़ 30 लाख लोग इस वक्त शुगर के इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। बड़ी तेज़ी से ये मर्ज़ जो है ये वायरल हो रही है। और फिर अगर हम बात करें तशख़ीस के हवाले से तो हमारी प्रॉब्लम ये है सोहा कि हम कहते हैं कि हाय कुछ चीज़ जब ज़्यादा तकलीफ हमें नहीं देती तब तक हम हॉस्पिटल का या डॉक्टर का रुख नहीं करते। यही वजह है कि हम बाद में या टेस्ट की तरफ या मुख्तलिफ जो डॉक्टर से मुआयना किए बगैर कुछ लोग हम देखते हैं कि खुद का ट्रीटमेंट खुद से शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती अच्छा हरमीत, देखिए डायबिटीज़ की बात तो आप कर रहे हैं और आपने जो तादाद शेयर की वो बिल्कुल ठीक है, बट आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे हरमीत, यही डायबिटीज़ बच्चों में कितनी ज़्यादा होती जा रही है। उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये कि हम इसको रियलाइज़ ही नहीं करते कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो क्या वो डायबिटीज़ के साथ पैदा हुआ है, और अगर वो 18 साल का है, 17 साल का है, वो अगर 16 साल का है तो क्या वो डायबिटिक है। हम उसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे। तशख़ीस के साथ साथ इलाज मुआवजे की बात तो आगे चली जाती है ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी बालिग उम्र से पहले ही डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को या उनको खुद नहीं पता होता कि बाकी क्या उनको डायबिटीज़ है। और अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो इसकी जो टाइप 1 है हरमीत, वो ज़्यादा बच्चों में कॉमन पाई जाती है। बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स अब आकर इतनी अवेयरनेस के बाद होना शुरू हुए हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि डायबिटिक हैं, वो जब ऐसे स्कूल चले जाते हैं वहाँ पर परेशानी होती है तो असातिज़ा वालिदैन को फ़ोन करके ये कहते हैं कि बच्चा जो है शुगर लेवल लो हो गया है, ये मसला है, वो मसला है। लेकिन वो स्कूल लेवल तक पहुँचने से पहले घर में कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जेनेटिकली आप में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त इसके टेस्ट कराए जाएँ और बर वक्त टेस्ट करने के साथ साथ इसका इलाज मुआवजा शुरू कर दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन तक जब हम नहीं चले जाते ना, हम इसका इलाज मुआवजा शुरू करते ही नहीं है। इंसुलिन तक बात नहीं चली जाती तो हम परहेज़ के ज़रिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते। तो बच्चों में डायबिटीज़ की जो बढ़ती तादाद है वो कितना ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रही है। और हमेशा कहा जाता था हरमीत, आपको याद होगा ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है, 5 से 7 साल पहले हम कहते थे कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। हर 3 में से 2 और 2 में से 3 बंदों को आप देखते कि 2 में से 1 बंदे को आप देखते थे कि होता था ब्लड प्रेशर। लेकिन कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर का और शुगर का एक और चीज़ जो हमारा ज़िंदगी का ढंग है और ख़ासकर बच्चों के हवाले से अगर हम देखें, अभी नए जो मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि चीज़ें आ रही हैं और उसके हवाले से जब हम देखते हैं तो वाकई में इस वक्त बच्चों के हालात भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं घर तक ही महदूद रखे हुए हैं। और घर से बाहर जब स्कूल की तरफ जाते हैं, फिर जंक फूड्स का अगर उसकी बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड जिस तरह हमारे इलाकों में दिया किया करते थे, कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादातर जो है वो चीज़ें दी जाती थी कि कहीं ना कहीं उनके लिए हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बदलती जा रही है। लोगों का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होते चला जा रहा है। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को जो कोल्ड ड्रिंक्स की लत पड़ी है उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। और आपने दुरुस्त बात की कि बच्चों को हाँ जैसे जैसे डिमांड की जाती है बच्चों की जाने में, माँ बाप तो भाई हाँ कि बच्चा बस बोले ना, बस जो कुछ मांगे वही दे दें। तो कोल्ड ड्रिंक की तादाद भी अब हम देख रहे हैं बच्चे ज़्यादा पीने की वजह से उनमें भी ये तादाद इसलिए बढ़ रही है। सो कहीं ना कहीं हमने अपने जो ढंग था ज़िंदगी गुजारने का उसमें को हमने काफ़ी मुख्तलिफ तरीके से अपना जीना शुरू किया है। आप देखें ना कि यहाँ इस्लामाबाद में जब आप मैंने देखा है गोरे लोगों में एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है कि वो पूरा दिन पैदल फिरेंगे। यहाँ पे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाना यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। आप ये लोग जो हैं वो आपको खड़े नजर आएंगे, वो आपसे लेफ्ट मांगते नजर आएंगे। ये वजह है कि कहीं ना कहीं वॉक करना हमने छोड़ दिया है, हमने पैदल जाना छोड़ दिया है। करीब ही करीब रेस्टोरेंट होते हैं, हमने गाड़ी को लेके लाजमी जाना है।
लाइफस्टाइल पूरा का पूरा ख़राब हो गया और बच्चों को कितना बड़ा डैमेज कर रहा है इस बात का अंदाज़ा हमें बिल्कुल नहीं है। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अनीबा सैयद हमारे साथ मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आज दरअसल इस सब्जेक्ट पर बात करना चाह रहे हैं कि डायबिटीज़ तो वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों में डायबिटीज़ ये एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर बात की जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर एक बच्चा डायबिटिक ही पैदा हुआ है और जेनेटिकली चीज़ उसमें ट्रांसफ़र हुई है, बर वक्त तशख़ीस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और इससे पहले भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन सुन रही थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी जिस तरह आप दोनों मिलके बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सो रिसेंटली फॉर पास्ट फ्यू इयर्स हमने ये देखा है कि हमारी ही जो नेशन के छोटे छोटे बच्चे हैं वो डायबिटीज उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रही है। ये वो चीज है जो हमें एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एज फिजिशियंस बहुत तंग कर रही है। उसकी वजह ये है कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो बीमार आ रही हैं। सो पॉइंट इज कि टाइप 1 डायबिटीज वो होगी जो कि जेनेटिकली लेके पैदा हो गया बच्चा। इस वक्त जो चीज हमें तंग करी है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें जंक, जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे, जंक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का ना होना, गैजेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बैठे रहना, जिसकी वजह से वजन बढ़ जाना। और हमारा ये कॉन्सेप्ट होना कि जनाब वजन बढ़ने का मतलब है सेहतमंद बच्चा, और वो सेहतमंद बच्चा जो है वो बीमार होता है एक्चुअली में और वो शुगर का शिकार हो जाता है। जो आप डायग्नोसिस की बात कर रही हैं, बस इतनी सी वालिदैन को और घर वालों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे का कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा, वो पेशाब बार बार कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है, एक बड़ा बच्चा है लेकिन वो बेड वेटिंग कर रहा है, ये वाली, और उसका रैपिडली वेट लॉस हो रहा है, तो टाइप 1, और अगर वेट गेन हो रहा है और उसकी गर्दन पीछे से काली हो रही है, जो कि हम बहुत से लोगों में देखते भी हैं, तो वो एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे जरूर चेक करवा लें। अच्छा, जो सिम्टम्स आपने बताए हैं डॉक्टर अनीबा, ये बड़े डायरेक्ट टू द पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये हम नॉर्मली बच्चों में देखते हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं कर पाते कि क्या ये टाइप 1 या टाइप 2 का ही मौजूब है, बचा है या कुछ और है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो मौत भी वो वाक़ हो सकती है सिर्फ इस वजह से कि एक बच्चा डायबिटिक पैदा हुआ है लेकिन बर वक्त तशख़ीस नहीं हुई, नहीं पता चला कि वो डायबिटिक है। जीन्स में जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जेनेटिकली आप किसी चीज को ट्रांसफर हुए हुए को आप ना कंट्रोल कर सकते हैं ना आप उसको रोक सकते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। जो टाइप 1 का डायबिटिक बच्चा है मोस्टली वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ इमरजेंसीज में लैंड करते हैं, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। अब ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत ही समटाइम्स नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। वो सिर्फ आपको ये कहेंगे मेरे पेट में दर्द हो रही है, एंड आई हैव सीन जो लोग कहते हैं शायद स्कूल जाने के लिए बच्चा कर रहा है, बहाने कर रहा है, लेकिन उसको सिर्फ पेट में दर्द होगी। इसी तरह आप देखेंगे कि वो बच्चा खाता जरूर है बट उसको लग नहीं रहा, ही और शी इज वेरी वीक, एंड देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको पेशाब का आना, ये सारी वो चीजें, एंड आहिस्ता आहिस्ता बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, एकदम डीके में नहीं जाता, उसके पीछे एक आध दिन होता है, कोई ना कोई बीमारी होती है जो कि डायग्नोज नहीं होती। बस ये देखिए कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है, वो वॉमिटिंग कर रहा है और उसका वेट लॉस बहुत सिग्निफिकेंट है, आपको नजर आ रहा है बच्चा बहुत कमजोर हो रहा है, पेशाब का उसको मसला बहुत ज्यादा है, प्यास बहुत ज्यादा उसको लग रही है और वो खाए भी जा रहा है साथ साथ। डॉक्टर नीबा, अगर हम देखें, एक तो जो पैदाइशी तौर पर बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं जो आपने बात की कि जेनेटिकल प्रॉब्लम जो है वो भी नज़र आती है हमें, कहीं ना कहीं होती है, लेकिन ऐसे में कुछ बच्चों की अगर बात की जाए तो बाद में फिर हम देखते हैं कि ये मसाइल का उनको सामना होता है। तो क्या टाइप 1 की अगर बात की जाए, अगर बच्चे इसमें मुब्तला हो जाते हैं तो फिर क्या क्या किया जा सकता है, कैसे उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज की अगर मैं बात करूं, चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2 है, बेसिकली आपने जो लाइफस्टाइल है विद मेडिकेशन एडजस्ट करना है। अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो बच्चे की लाइफ जो है एब्सोल्युटली नॉर्मल रहेगी। हमारे पास जो बहुत बड़ी एग्जांपल है वसीम अकरम साहब की, वो तो खैर लार्जर देन नॉर्मल लाइफ में है माशाल्लाह, लेकिन इफ ही कैन डू इट एवरीबडी कैन डू इट ना। सो द ओनली थिंग इज, जो कि समझना होगा पेरेंट्स को स्पेशली, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो ये है कि टाइमिंग ऑफ द फूड, टाइप ऑफ द फूड एंड एडिक्वेट इंसुलिन आपने नजर रखनी है हर चीज के ऊपर कि कितना वो ले रहा है, उसके ऊपर कितनी इंसुलिन लग रही है और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रही है कि कितनी ब्लड शुगर लेवल उसकी रह रही है। बस इन चीजों को थोड़ा सा टाइम लगता जरूर है,
इनको मैनेज अगर रखें, एक स्टेबल बैलेंस में रखें, तो कोई इशू नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर नीबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैनेज करना जो है ना वही तो एक टास्क है ना, कि अगर आप शुगर हैं और शुगर है आपको, शुगर पेशेंट है आप, तो आपने कितनी ज़्यादा एहतियात करनी है। बट ऑल दो आपको पता है कि इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक इंसुलिन की जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम किस तरह से उस पॉइंट तक पहुँचने से पहले इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अपने लाइफस्टाइल के अलावा प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? किन चीज़ों का इस्तेमाल घर में ज़्यादा करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए? बिकॉज कहा जाता है कि फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ तो फिर आपको उसको साथ रहना पड़ेगा। देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें रिसेंटली एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट आई थी, जो कि जिसके एक थोड़ा सा उसकी हाइप भी काफी ज्यादा थी। एक ड्रग कह लें जो आई थी, जो कि टाइप 1 के होने से बिल्कुल पहले लगाई जाती है, फॉर 14 डेज इंजेक्शन होता है, और उससे जो शुगर टाइप 1 है उसको 3 साल के लिए डिले किया जा सकता है। हाउएवर इस वक्त वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में एक इंजेक्शन है, विच इज नॉट वेरी अफोर्डेबल टू एनीबडी एट ऑल, इवन बाहर भी इतना अफोर्डिंग नहीं है वो। उससे 3 साल जरूर आप डिले कर सकते हैं। जहां पे डायबिटीज का डिले और प्रिवेंशन एंड रिमिशन की बात आ जाती है ना, ये चीजें हम मोस्टली टाइप 2 के साथ कह सकते हैं। फॉर टाइप 1 आप कुछ हद तक शायद उसको डिले कर लें विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बट उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते एट दिस प्रेजेंट टाइम। मे बी आगे कोई डॉक्टर हमारे अनीबा, पास अगर हम देखें जो आप हैं। फरमा रही हैं, अगर हम देखें खासकर जो बच्चे हैं और फिर उन्हें आगे बढ़ना भी है, जवान भी होना है, अगर इस सारी चीज़ों को ना देखा जाए, जो आप फरमा रही है कि अगर ये चीज़ें देखी जाएं तो कहीं ना कहीं बचत हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि उसके बच्चे को शुगर है, या माँ बाप जो है कहीं ना कहीं केयरलेस भी होते हैं, कुछ ऐसे हमने देखे। तो ये आगे जाके कितना नुकसान देते हैं आगे लाइफ में? देखिए, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इफ यू डू इट करेक्टली तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ, बच्चा अपनी फुल पोटेंशियल पे हर जगह परफॉर्म करेगा, चाहे वो फिजिकल गेम्स हो, आगे की कोई स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो। अगर यही चीज नहीं मैनेज होती तो फिर ये बहुत मसले बना सकती है, जैसे कि गुर्दों का फेल हो जाना, ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच जाती है, डायलिसिस हो जाता है। इसी तरह दिल के ऊपर असर हो सकता है, पाँव पे जख्म ज्यादा हो जाने की वजह से पाँव कट सकते हैं, आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। सो बेसिकली जब शुगर अनकंट्रोल्ड होगी एंड डायबिटीज डिकीटोएसिडोसिस, जो आप पहले भी बात करी थी, इमरजेंसी में जाता है, जान का खतरा होता है। ये सारी वो चीजें हैं जो मौजूद हैं और मौजूद रहती हैं, और अगर अनकंट्रोल्ड हो तो ये बच्चे को एडल्टहुड तक पहुंचने ही नहीं देती। अगर आप इसको ना देखें और इसके ऊपर नजर बंद कर लें कि जनाब कुछ नहीं होता है, हम नहीं करते, या हम खाते रहते हैं मीठा, नहीं हमने लगानी इंसुलिन, हमने फलाने का सुना था उसने इंसुलिन लगाई तो वो मर गया, ये बहुत कॉमन है हमारे पास। हमारे पुराने रिश्तेदार ने लगाई थी इंसुलिन तो उसके गुर्दे वॉश होना शुरू हो गए। सो मिसकंसेप्शन, गलत लिंक बना लेते हैं, जिसकी वजह से फिर खुद कॉम्प्लिकेट पेशेंट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन पेरेंट्स को अवेयरनेस है उनको, वो तो ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं अपने बच्चों का, ख़ास तौर पर, और अगर खुद भी पेशेंट है तो खुद भी अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं। बट ऑल दो व्हेन इट कम्स टू स्कूलिंग ना, तो बहुत सारे बच्चे जो कि डायबिटिक हैं उन्हें स्कूल भी जाना होता है, लेकिन वहाँ पर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ है जिसमें बच्चों को घर अब होम स्टडीज़ करानी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज के स्कूल में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है, कोई भी वजह। आप क्या समझती हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर बच्चे डायबिटिक हैं तो उनके लिए अलग से कोई सिस्टम हो स्कूल्स में? मेरा तो ख्याल है कि बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। इसमें एक स्टेप तो आप लोग ले रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट जो आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो देखेगा उसको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर में है, जो हम मैं इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की। हम इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, हम वहां पे जा रहे हैं, अवेयरनेस के लिए खुद जा रहे हैं। दिस इज ऑन आवर ओन सेल्फ। देन गवर्नमेंट की बेसिस के ऊपर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को भी पता हो, स्पेशली टीचर्स को पता हो हु आर देयर विद द चिल्ड्रन, बिकॉज सिर्फ शुगर ज्यादा नहीं होती है। इंसुलिन जो बच्चे लगा रहे होते हैं उनकी शुगर एकदम कम हो सकती है, बच्चे ने जरा सा खेल ज्यादा लिया, खाना कम खा लिया। सो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट और इमरजेंसी मेजरमेंट्स टीचर्स को भी पता होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा डॉक्टर अनीबा, एक और चीज़ इसको आप एड्रेस कीजिएगा। डॉक्टर अनीबा, अगर हम देखें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त टेस्ट के हवाले से जो हमने शुरुआत में गुफ्तगू की कि कहीं ना कहीं दिल करता है, हाय रब्बा, मीठा सुबह खाने का। सवेरे जो है वो पोटैटो चिप्स और वो सारी चीज़ें ना, जंक फूड और उसके साथ साथ हल्की फुल्की जो है वो कोल्ड ड्रिंक, तो ये जो चीज़ें अब आम हो रही है, इसमें क्योंकि बच्चे जो हैं वो माँ बाप की थोड़ी बल्कि सुनते ही नहीं है, टीचर की सुन लेते हैं, तो इस हवाले से भी क्या फूड के हवाले से भी कुछ इस तरह चीज़ें आपकी जो असातिज़ा हैं उनके साथ कुछ डिस्कस होती है कि बच्चों को इस हवाले से? डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके डाइट के ऊपर हमें बात करनी भी चाहिए, हम करते भी हैं और समझाना भी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी देयर इज दिस थिंग जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। जो लोग इस चीज इतनी तालीम रखते हैं या वो काउंटिंग कर सकते हैं, उनको हम ये भी सिखा देते हैं कि अगर एक बच्चे ने ये चीज ले ली है, जैसे आप पोटैटो चिप्स कह रहे थे, सो 2 to 3 पोटैटो चिप्स लिए हैं तो उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और उसके लिए बच्चे को कितनी एक्स्ट्रा इंसुलिन लगानी पड़ेगी। सो उसमें अगर समझ जाए तो ये वेरी इजी हो जाता है कि आपने कुछ भी खाना है, बच्चे ने कुछ भी खाना है, वो उसके कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट करे, उसके मुताबिक जो ऑलरेडी वो इंसुलिन ले रहा है उसमें वो इंसुलिन ऐड करे एंड देन ही कैन टेक इट। ये अभी बहुत ज्यादा बहुत काइंड सजेशन है डॉक्टर अनीबा जो आप दे रही हैं, और ऑब्वियसली कैलकुलेशन से और प्रिकॉशन से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन सो फार हमारे पास है नहीं, तो यही करना चाहिए पेरेंट्स को खास तौर पे भी। टाइप 1 के लिए नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। ऑल दो परहेज़ इलाज से बेहतर है, ये बहुत एक ऐसी लाइन है जिसकी इंटेंसिटी को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल दो कि डायबिटीज़ हो या XYZ कोई भी बीमारी हो, अगर आप परहेज़ करते हैं, बर वक्त तशख़ीस करते हैं, उसके इलाज मुआवजे में कॉन्शियस होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी आपने खुद बचानी है। डॉक्टर तो खैर सजेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना ख्याल ज़रूर रखना है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, 2023 में जो हुआ वो तो हो गुजरा। अब अगर हम 2024 की बात करें तो आपकी रेजोल्यूशन जो आप सेट करते हो उसमें क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रीम कार हो, ओ माय गॉड, ड्रीम हाउस हो, ड्रीम जॉब हो, अगर रोमांटिक लाइफ में आपका इंटरेस्ट है तो बेहतरीन सी शादी हो, ये आपकी रेजोल्यूशन है। लेकिन चलिए, ये तो हमें समझ आ गया है कि अब आज के ज़माने में अपना घर बनाना या अपना घर लेना या ज़मीन लेके अपना घर बनाना एक मुश्किल टास्क था, लेकिन अब तो गाड़ी लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो 2023 तो गुजर गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसी रही इसका रीकैप हम आज करेंगे, और इसके लिए द वन एंड ओनली सुनील मनसब हमारे साथ मौजूद है। CEO पाक व्हील्स हैं, इंसाइक्लोपीडिया है ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री के, तो उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है आप? सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा 2023 जो है वो ओवरऑल अगर आप रीकैप करें तो कैसा रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए? अच्छा, 2023 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो बड़ा डिजास्टर था, एज वेल एज कंज्यूमर के लिए भी। बिकॉज एक तो जो आपका डॉलर है वो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ी कि गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी हो गई, गाड़ियां लोगों की रीच से बाहर हो गई। इफ यू पुट इट वन वर्ड तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम अ कल्चर ऑफ ऑन, जिसको प्रीमियम कहते हैं, टू कल्चर ऑफ, कि अब गाड़ियां बिकती नहीं है तो गाड़ियों के ऊपर आपको डील्स मिलती हैं, कोई आपको रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहा है, कोई इंश्योरेंस फ्री दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, एंड फिर भी गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। और अगर इंपोर्ट के लिहाज से भी देखा जाए तो जो गाड़ियों की किट्स इंपोर्ट होती हैं, इनको CKD किट्स बोलते हैं, उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन रही। और अगर आप देखें तो डिफरेंट इंडस्ट्री जो है तकरीबन मैं कैलकुलेट कर रहा था, एक साल में से 3 या 4 महीने अगर आप कैलकुलेट करें तो डिफरेंट कंपनियां बंद रही हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। सो क्लोजर का ईयर था, तो उस लिहाज से इट्स नॉट बीन अ गुड ईयर फॉर ऑटो इंडस्ट्री। अच्छा सुनील साहब, मैं आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज टू, सब आपसे यही सवाल कर रहे थे कि भी आप लोकल गाड़ियां जो है, सुनने में आ रहा है कि वो सस्ती हो रही हैं, चलिए अगर लोकल नहीं तो इंपोर्टेड गाड़ियां खासतौर पे जो कि सेकंड हैंड है उसकी भी प्राइसेस कम होने के कुछ चांसेस हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या एनालिसिस है इस वक्त मार्केट का? इज इट पॉसिबल? अभी अगर किसी ने गाड़ी लेनी हो तो मेरी एडवाइस ये होती है, इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय अ कार, बिकॉज इस टाइम गाड़ी प्राइसेस मिनिमम पे हैं। अगर आप डॉलर को वॉच करें तो काफी देर से रुका हुआ है, एंड इफ यू रीड हिस्ट्री तो आपको पता लगेगा कि जस्ट आफ्टर इलेक्शन जो है ना, ये जो अभी सारा कुछ रुका हुआ है, ये थोड़ा इसमें हेल्थ चलाएगी, गाड़ियों की मार्केट भी तेज होगी, प्रॉपर्टी की भी तेज होगी, ये बात कह रही थी। So I think it's a right time to buy just before, कहते हैं ना, तूफान से पहले की खामोशी है। तो इस टाइम पे अगर आपने लेनी है तो it's a time to buy a car, but उसके लिए भी एक आम मतवसत तबके का आदमी जो है
वो नहीं ले सकता बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस इतनी हाई पे हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं आती इसमें। बिल्कुल ठीक जी। हरमीत, सुनील साहब, अगर हम देखें, आपने ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती है, ख़ासकर जो छोटी गाड़ियाँ थी, जब से हमने ऑनलाइन टैक्सी का कारोबार बहुत ज़्यादा रुझान उसका ज़्यादा हो गया तो हमें उसकी कीमत भी बढ़ती हुई नज़र आई। अब आप क्या देखते हैं सर? हमने देखा कि बहुत सारे प्लांट जो है 2023 में 22 में बंद हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ जो आपने डिटेल से बताया भी। अब आपको क्या लगता है सर, क्या बाहर से कुछ छोटी गाड़ियों के मुख्तलिफ एड्स नज़र आते हैं, हमें कहा जाता है कि फ़लाँ गाड़ी उसकी इतनी उतनी कीमत है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, तो ये जो टैक्सी चलाने वाले हैं या जिनको छोटी गाड़ी है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उस हवाले से भी कोई खुशखबरी है सर? अनफॉर्चुनेटली नहीं, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम से लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी आपको ऐसी कोई जो चीज मिलेगी या तो वो क्लिक बेट होगी या वो आपको फ्रॉड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा अक्सर थंबनेल होते हैं कि चाइना से इतने की गाड़ी आ गई, इट्स नॉट पॉसिबल। इस टाइम पे जो आपको लोएस्ट प्राइस मिलती है जो कि पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान सबसे छोटी 60 सीसी गाड़ी है, उससे सस्ती कोई भी गाड़ी की आप कॉस्टिंग कर लेंगे नहीं आती, बेशक वो इलेक्ट्रिक हो, बेशक वो हाइब्रिड हो। सो डोंट फॉल फॉर दैट स्कैम। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी जो है ना, हमारी जो माइंड है ना, हमने उसको रोका हुआ है पाक रुपीज के अंदर। जब हम कहते हैं साल पहले ये गाड़ी इतने की थी, अब इतने की होगी, बट वो अनफॉर्चुनेटली डिवैल्यूएशन की वजह से हम उसको ना अपने इंटरलाइज नहीं कर सके अपने दिमाग में कि चीजें डबल हो चुकी हैं, क्योंकि वो डॉलर में उतनी की हैं, वो पाक रुपीज में डबल हुई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर अच्छा यू। सुनील साहब, एक और चीज़ जो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है इस झांसे में भी आ रहे हैं। एक और चीज़ जो इस वक्त मार्केट में इन है और वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, तो कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ अगर आपने जाना है तो पुरानी गाड़ियों को पैसे दे के लोग क्या कर रहे हैं कि वो उस तरफ भी बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की बचत होगी और हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इस पे। आपको क्या लगता है कि ये भी दुरुस्त है सर, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ? देखिए, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो है वो इन इटसेल्फ अभी कोई सस्ती नहीं है, बिकॉज इनिशियल फेज में, इन्फेंसी फेज में तो बड़ी महंगी है। उसको अगर आप कन्वर्ट, दुनिया में तो हो रही है गाड़ियां, बट कन्वर्जन ऑफ अ नॉर्मल गैसोलीन कार, उसका आप इंजन निकाल के उसमें मोटर लगा के उसको अलग इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं तो उसके वाइट लेवल सोल्यूशन मौजूद हैं, बट दे ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम $10,000 एंड अप। तो वो भी कोई सस्ता सोल्यूशन नहीं है। अब हमारे यहाँ पे आपको पता है बैनर लग देते हैं, पानी से चलने वाली गाड़ी में ये लगा दे तो पेट्रोल कम खाएगी। अच्छा सुनील साहब, एक और चीज़ एड्रेस करें कि आपका तो मार्केट एनालिसिस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जब एनालिसिस पे जाते हैं तो हम कंपैरिजन पे जाते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। जो गाड़ी हम यहाँ ख़रीदते हैं सर, वो वहाँ पर आधी कीमत में मिल जाती है। मार्केट के क्या फैक्टर्स हैं, आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है? अच्छा, पड़ोसी मुल्क से हम लोगों को कंपैरिजन बड़ा अच्छा लगता है। हम ये भूल जाते हैं एक तो कन्वर्जन उनकी जो है हमसे फर्क है, दूसरा अगर आप कोई भी प्रोडक्शन में जाते हैं ना, जब नंबर ऑफ यूनिट्स पे आप कोई चीज डिवाइड करते हैं ना तो उस पे कॉस्टिंग निकलती है। अगर आप एक मीनियल चीज है, आप ग्लास बनाने जाते हैं, उसका डाई बनता है एंड देन यू डिवाइड द नंबर ऑफ द जो है यूनिट्स, तो उनकी जो इकोनॉमी का साइज है, शेयर साइज एंड वॉल्यूम, उस पे अगर आप एक गाड़ी बनाते हैं तो उसकी बम्पर की कॉस्ट, सारे पार्ट की कॉस्ट ही हमसे 1/4 पड़ जाती है, बिकॉज वो वॉल्यूम में खेलते हैं। तो आई डोंट थिंक हमारा उनसे कोई कंपैरिजन उस लिहाज से है। येस, वी कैन डू वन थिंग कि एक चीज देखें कि उन्होंने पॉलिसी क्या अपनाई थी, और वो थी कंसिस्टेंट पॉलिसी। हमारे यहाँ पॉलिसी जो एक शीशों की तरह है, हर रोज एक नई पॉलिसी आती है। जिस तरह हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है उससे ज्यादा जल्दी पॉलिसियां चेंज होती हैं। तो वी नीड अ वन यूनिफाइड पॉलिसी जिसके तहत लोगों को पता हो कि उन्होंने लोकल इन्वेस्टमेंट करनी है, लोकलाइजेशन करनी है। और मेरे ख्याल से जो आप पॉइंट आउट करना चाह रही हैं, नीड ऑफ आवर ये है कि यहाँ पे लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट्स जब तक नहीं होगी, आप तब तक जो है फॉरेन करेंसी या डॉलर के मरूने में नजर आएंगे। अच्छा सुनील साहब, ऑब्वियसली हम सुनील साहब, अगर हम देखें एक तरफ एक चीज़ जो हमारे सामने आई है, जाहिर बात है कि हमने देखा इंपोर्ट यहाँ पे बंद हुई, बहुत सारी गाड़ी जिन्होंने मंगवानी थी वो भी रुकी, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अगर यहाँ पे देखें तो जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती गई, हमने ये देखा कि बहुत सारे प्लांट जो है वो बंद हुए। अब आपको क्या लगता है जो 2024 यानी शुरू तो है, इसमें कोई अच्छी खबरें हैं? और इसी के साथ साथ ऐड कीजिएगा कि जो बड़ी गाड़ी रखने के ख्वाहिशमंद हैं, क्या वो चीज़ें भी, उसमें भी कोई रेट की कमी आ सकती है, और जो छोटी गाड़ी है उसको आप कैसे देखते हैं? सर, रेट की तो कमी नहीं आएगी सर। मैंने आपको बताया कि दिस इज द मिनिमल पॉइंट। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी ने गाड़ी लेनी है तो अभी से मुझे लगता है कि आगे ऊपर ही जाएगा, बिकॉज अभी जस्ट बिफोर इलेक्शन ये थोड़ा एक खामोशी सी है। इलेक्शन होगा, लोगों के अंदर एक सर्टेनिटी आ जाएगी, तो उसके बाद मार्केट जो है वो उठ जाएगी, इससे पहले नहीं उठ सकती। और छोटी और बड़ी दोनों गाड़ियों के लिए मेरा ख्याल इक्वली ट्रू है कि आगे जाके महंगी होगी। नाउ इज द टाइम।
अच्छा सुनील साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियात में से हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आपके पास ही हैं। ऑल दो कि आजकल तो एक दो गाड़ियाँ ख़रीदना भी ऑल दो मुश्किल हुआ होता है। खैर कंसर्न डिपार्टमेंट आ जाए, इससे पहले मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये सवाल ऐसे बहुत देर से बहुत लोग भी करते हैं और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी भी यकीनी तौर पर शेयर की होगी, बट आई जस्ट वांट टू नो कि पाक व्हील्स जब आपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया बहुत साल पहले, रूट कॉज जो था वो आज हो रहा है पूरा है कि अगर ये डिपार्टमेंट है या एक इदारा है तो वो ऐसी सर्विसेज दे रहा है कि बहुत सारे लोग इससे डिस्काउंट भी ले रहे हैं और स्कैम अलर्ट भी हो जाता है, सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आपका जो रूट कॉज था इस जगह को बनाने का, इस पाक व्हील्स को बनाने का, वो पूरा हो रहा है आज पाकिस्तान में? देखिए, पहले जो आपने मुझे न्यूज़ दी वो तभी मुझे न्यूज़ मिली, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास जो प्रोड्यूसर ने दी है वो बड़ी पुरानी न्यूज़ गाड़ी है, वो ऐसी नहीं है। अगेन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, हर अच्छी गाड़ी जो है वो सस्ती मिलती है और हर घटिया गाड़ी महंगी मिलती है। आई एम ओल्ड कार, और वो जिसे कहते हैं ना, इट्स जो लोगों ने फेंकी होती है मैं उनको लेके उनमें जिंदगी डालने की कोशिश करता हूँ। पाक व्हील्स का मकसद जहाँ तक है, पाक व्हील्स का जो बेसिक मकसद है जिसे पाक व्हील्स बनाया गया था, इट वाज टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल देयर कार्स, बाइक्स और ऑटो पार्ट्स। एंड आई थिंक वी हैव बीन सक्सेसफुल इन वे कि अगर आज आपने गाड़ी खरीदनी है, बेचनी है, बाइक्स लेनी है, बेचनी है, या कोई भी पार्ट लेना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है, तो वी प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, रिव्यूज हो गए, इंस्पेक्शन हो गई। सो वी आर ट्राइंग आवर बिट। एंड अगेन जो प्रोडक्शन के अंदर मुझे लगता है यहाँ एक वॉइस रेस करना है, कंज्यूमर की वॉइस रेस करना, वो भी हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। एंड वी आर ट्राइंग टू बी अ ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। ये तो आप लोग बता सकेंगे बेहतर कि वो उसमें कितना सक्सेसफुल है कि नहीं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। सर बेहतरी सुनील साहब, अगर हम देखें जो गाड़ियों के हवाले से कारोबार करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हम गए आसपास देखा, बहुत सारे दोस्त आप जैसे बहुत सारे लोग जो काम करें, कहीं ना कहीं परेशान भी हमें नजर आए कि गाड़ियों की खरीद फरोख्त जो है वो हमें बड़ी कम नजर आई। अब आपको क्या लगता है कि इसमें तेज़ी जो आप फरमा रहे हैं कि एक तो चीज़ें मुस्तहकम हो गई हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है, क्या आपको लगता है कि इसमें जो खरीद फरोख्त के हवाले से काम करते हैं उनकी मार्केट भी कहीं बेहतर हो सकती है? जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट डाउन होती है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि जी, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई पीपल टेक कार्स एज एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ कमोडिटी, और जो है ना अपने इस्तेमाल की चीज के तौर पे नहीं करते, नॉर्मल यूजर भी। तो होता ही है कि जब मार्केट डाउन होती है तो लोग गाड़ी लेना छोड़ देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब महंगी होगी तो आप भी इधर है, मैं भी इधर है, लेट्स डू अ प्रोग्राम अगेन, तो आप मुझे खुद बताएंगे कि सही कह रहे थे। जब महंगी होती है तो एकदम लोग लेना शुरू करते हैं कि चलो यार कल को बिक भी जाएगी। तो अनफॉर्चुनेट दो, बट यस अभी थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, बट आई थिंक इन अ विंडो ऑफ कपल ऑफ मंथ इट विल बी ओके। अच्छा सुनील साहब, देखिए बेहतरी की और अगर चीज़ों को चेंज करने की गुंजाइश हमेशा से मौजूद रहती है। आपने खबर सुनी होगी ना कि हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब हम जो आईफोन है वो इंस्टॉलमेंट पे देना शुरू कर देंगे। बट ऑल दो आप क्या समझते हैं कि अब देखिए लड़कियों ने भी गाड़ियाँ खरीदनी है, बैंक भी आपको इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो पाक व्हील्स को एक्सपैंड करने के हवाले से, मज़ीद अच्छे लेवल पर लेके जाने के हवाले से क्या क्या है आपके माइंड में कि क्या इस फ्यूचर में करने जा रहे हैं आप? अच्छा, ये हमारे स्टेट बैंक की ना एक पॉलिसी है, अक्सर लोग हमें कहते हैं कि पाक व्हील्स को गाड़ी देनी चाहिए, बट ये आप लोगों के तवज्जो से भी मैं लोगों को बताऊंगा कि हर गली मोहल्ले में अगर कोई बंदा आपको गाड़ी लीज करके दे रहा है तो वो लीज करने का मजाज नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटी है। SECP एंड स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक सिर्फ वो फाइनेंशियल इंडिविजुअल्स या मुदारबा जिनको अलाउ किया गया है वो ये कर सकते हैं, वरना अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द कई जगह स्कैम होते हैं कि जी गाड़ी अब तो खैर मिल जाती है, पहले जब गाड़ियां नहीं मिलती थी तो अक्सर लोग कहते हैं जी हम आपको जल्दी भी ले देंगे, किस्तों पे भी ले देंगे। दैट वाज ऑल अ स्कैम। एंड आई थिंक देयर आर इनफ इंस्टीट्यूशन, बट वो स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन है कि जिसमें 3 मिलियन से ऊपर की फाइनेंसिंग ही नहीं हो सकती, दैट इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट, बिकॉज कोई भी गाड़ी आपको फाइनेंस आप लेने जाते हैं वो इतनी महंगी हो गई गाड़ी कि वो 3 मिलियन जो फाइनेंसिंग है वो उसका 30% भी नहीं बन रही होती, तो पीपल डोंट गो फॉर इट। प्लस रूल ऐसे हैं, लोगों की इनकम कम है, तो ये सारा इंडस्ट्री का रिलेशन जो है ना, अगर आप देखें तो पूरी इकोनॉमी रिलेटेड है। आपकी प्रॉपर्टी मार्केट डाउन होती है, प्रॉपर्टी वाला पैसे नहीं कमाता, वो गाड़ी नहीं खरीदता, गाड़ी वाला पैसे नहीं कमाता, वो कपड़े नहीं खरीदता, कपड़े वाला नहीं कराता तो वो अपनी ग्रोसरी नहीं कर रहा था। तो इस तरह ये आपस में कनेक्टेड है। तो इकोनॉमी का जो शक्ल है ना, दैट ऑल इज राइट नाउ थोड़ा जिसे कहते हैं ना इज इन बैड शेप, बट होपफुली थिंग्स विल कम अप। ये इकोनॉमिक साइकिल है, आप अगर डाउन जा रहे हैं तो आप अब भी आएंगे, इट विल नॉट स्टे फॉरएवर लाइक दिस। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुनील साहब, लास्टली ये बता दें कि ख़वातीन की ड्राइविंग के हवाले से तो आपके क्या कमेंट है, लेकिन मैं इस पर ये भी जानना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटीज़ जो हैं उसका ट्रेंड अब कंपैरेटिवली पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है। तो जापान में तो देखिए अब तो रोड भी बना दी, वो जहाँ पर चलती गाड़ी ही आपकी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक कार्स का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में, खा वो स्कूटीज़ हो, बाइक्स हो या गाड़ियाँ हो, अपने स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में? जी, खवातीन की जहाँ तक ड्राइविंग का ताल्लुक है, आई थिंक मैं तो उसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, और मैं हमेशा बल्कि आई हैव मेड वीडियोस जिनमें मैं उनको बाइक चलाना भी सिखा रहा हूँ, गाड़ी भी सिखाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि उनकी डिपेंडेंस ऑन द मेल काउंटर पार्ट और देयर सिबलिंग्स
शुड नॉट बी देयर, बिकॉज उनको भी उतना ही राइट है सड़क पे बाइक चलाने का या मोबिलिटी के ऊपर इंडिपेंडेंस का जितना किसी मेल काउंटर पार्ट को है। हैविंग सेड दैट, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की जो आप बात कह रही हैं, मेरे ख्याल से जो अभी तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक जिस तरह से आई हैं, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेड, बिकॉज इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कभी भी गाड़ियों पे, जीपों पे, पोस्ट आइकन्स के ऊपर या ऑडी ट्रॉन्स पे नहीं आएगा। इट विल कम थ्रू 2 व्हीलर और 3 व्हीलर। एंड जिस तरह आपने हिंट किया कि स्कूटीज और मोटरसाइकिल जो है, आई थिंक दे आर थिंग्स टू गो, जिसके ऊपर आप आराम से मोबिलिटी भी कर सकती हैं। स्टूडेंट खवातीन है, हाउस वाइफ्स हैं, ये कोई भी है, वो जा सकता है। आपके जो है फ्यूल की कॉस्ट बच सकती है, आपका एनवायरनमेंट बच सकता है। तो यस, आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम ट्राइंग माय बिट एंड लेट्स सी एंड लेट्स होप कि हमारे यहाँ पे जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर रेवोल्यूशन है, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगा, ये 4 व्हील्स पे नहीं आएगा। Let's hope for the best. सुनील, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, नाइस टॉकिंग टू यू। और ओवरऑल उनकी एक बात हरमीत बड़ी अच्छी थी कि ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइसेस हों या मुल्क की मुआशी सूरत हाल हो, अगर वो बहुत डाउन जा रही है तो इंशाल्लाह ऊपर भी जाएगी और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि 2024 में आप अपनी पसंदीदा या ड्रीम कार जो है वो ज़रूर ख़रीद लेंगे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो कुछ पाकिस्तानी नौजवान ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हरमीत मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, और उसके लिए एक कोशिश जो है वो एक ऐसे नौजवान ने की है जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। उन्होंने क्या कारनामा किया है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले तारुफ करा देते हैं। सैयद गुलफाम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बेसिकली अपने पेट्रियाटिक होने का सबूत ऐसे दिया है कि 50,000 फीट की बुलंदी से पाकिस्तानी परचम में लपट कर छलांग लगा दी। अभी इसको कितनी देर से प्लान कर रहे थे और ये वीडियो यकीनी तौर पर आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी, तो आपसे मुलाकात कराते हैं गुलफाम की। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, आप सुनाएं कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और अच्छा लगा आपको देख के। ये जो आपने कारनामा किया है, कब से आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे एंड हाउ यू डू इट? देखें, सेलिब्रेट हर कोई करता रहता है 14 अगस्त। तो पाकिस्तान में था, पैदल लेके, जब बचपन में हम पैदल लेके फ्लैग जाते थे, थोड़े बड़े हुए फिर साइकिलों पे, फिर बाइकों पे। तो 2016 में मैंने एक शानदार रैली भी निकाली थी अपने भावलपुर में, जिसमें 70-80 गाड़ी थी और 200-250 बाइक थे। उसके बाद ऐसे करते करते मैंने सोचा कोई एक अनोखा काम करते हैं, तो मैं यूएई चला गया। यूएई जाने के बाद मैंने कुछ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद और ट्रेनिंग ली, दोस्तों ने मना भी किया कि आप हर टाइम डेंजर काम करते रहते हैं, कोई अच्छा ही काम करें, ये ना करें, आपकी खास ट्रेनिंग नहीं है, आपकी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मैं सोच लूँ फिर वो मैं करता हूँ। ट्रेनिंग लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने जंप किया। 1 अगस्त को ये किया। फिर जब नेक्स्ट अगस्त थी तो वहाँ पे भी एक शानदार रैली निकाली, जिसमें 110 गाड़ियाँ थी। उस 110 गाड़ियों पे सब पे मैंने पाकिस्तान के फ्लैग लगाए और ऊपर हेलीकॉप्टर था, उससे मैंने छलांग नहीं लगाई, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, पाकिस्तान का फ्लैग लेके उतरा। बस क्या मोहब्बत का इज़हार पाकिस्तान से बड़ी खूबसूरती से इन्होंने किया है हरमीत। गुलफाम, आपको हम देखते हैं सोशल मीडिया भी काफ़ी आप एक्टिव हैं, ज़बरदस्त। गुलफाम जो है ना ख़तरों के खिलाड़ी हैं भाई, हमने इनको देखा है और बड़े वायरल हैं ये। पाजी बताइएगा कि दुबई पहुंच गए, वहाँ से भी भाई झंडा उठा के और कहीं ना कहीं ये छलांग लगा ना, कहीं खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता कि ये क्या करने जा रहे हो आप? सबसे पहले तो हमीद भाई आपको वेलकम बैक बोलते हैं, ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर और आप पब्लिक न्यूज़ के संग हैं, आपके ही रंग हैं और डर रहे। देखें, जिनसे मोहब्बत हो ना, आगे जो देखा जाता है पहाड़ों पे चढ़ना हो या कांटों पे चढ़ना हो, तो कहीं भी जाना हो, तो मोहब्बत के आगे ना डर नहीं लगता। अब जो नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूँ वो मेरा बुर्ज खलीफा का भी है, K2 का भी है। उसके लिए बुर्ज खलीफा के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। आप मेरी वीडियो अगर हमीद भाई अक्सर देखते रहते हैं, तो उसके लिए ना मुझे स्पॉन्सर की तलाश है, ठीक है। उसके लिए मैं अकेला नहीं जा सकता। K2 पे जाके पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाना है, मेरी बहुत ज़्यादा ये विश है कि मैं ये कर सकूं, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता ये। अच्छा गुलफाम, एक और चीज़, जिस तरह जैसे हरमीत कह रहे हैं ना कि आप इतने एडवेंचरस हैं और कोशिश होती है कि पाकिस्तान का नाम रोशन तो किया जाए, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में किया जाए मोहब्बत का इजहार। अच्छा, आप पहाड़ पे चढ़ने की बात भी आप कर रहे हैं कि K2 हो गया, या फिर अगर आप बुर्ज खलीफा की बात कर रहे हैं, तो और क्या क्या प्लान हैं आपके फ्यूचर के इस हवाले से कि किस किस तरह से पाकिस्तान का फ्लैग आपने कहाँ कहाँ लेके जाना है?
हाँ, मेरी तो विश है कि उस्मानो तक लेके जाऊँ। ऑलरेडी मैं लेके गया हुआ हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट विश है कि मैं बुर्ज खलीफा तक लेके जाऊँ, K2 तक लेके जाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट और सोचेंगे। जो ये अगस्त मैंने ऐसी सेलिब्रेट की कि भावलपुर से मैं रवाना हुआ बाइक पे 125 पे, पाकिस्तान का फ्लैग लेके फिर मुल्तान आया, मुल्तान से ऐसे खानेवाल से लाहौर से इस्लामाबाद से निरान, कागान, मरी और जनाब मैं चाइना बॉर्डर तक पहुंच गया। गुलफाम, अगर हम देखें, एक तरफ तो आप ख़तरों के साथ जुड़े वो सारे काम कारनामे सर अंजाम दे रहे हो और कहीं ना कहीं एक पार्टी के रहनुमा से भी आपकी दिली मोहब्बत ये थी कि उसके लिए भी उसका केक आपने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया था, आजकल वो जेल में है। लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप तो ये मोल लेते रहे हैं ये ख़तरे, लेकिन जो बड़ा मुआरका है जिसे लड़ने से आप इनकारी नज़र आते हैं वो है शादी का। उसकी क्या वजह है? क्या वो आपका लीडर जेल में है, शायद ये वजह है? बिल्कुल, खान साहब जिसका नाम लेना भी जुर्म है, इमरान खान साहब, इंशाअल्लाह वो आएंगे और मैं शादी भी करूँगा। मेरी विश है कि खान साहब मेरी शादी पर भी हैं। अच्छा, ये विश है आपकी? मेरी विश तो आपको लगता है कि ये विश पूरी हो जाएगी? पहले वो बाहर तो आए, फिर शादी पे भी आ जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और अच्छा लगा आपसे बात। ऐसी पाकिस्तान का फ्लैग और पाकिस्तान का ये झंडा खूबसूरत सा, जो कि यकीनी तौर पर हमारा प्राइड है, उसको हर जगह लेके जाएं और यूं ही लहराते रहें। अब आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।